नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग प्रखर बैच का जो एडिटोरिया के द्वारा प्रखर बैच एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, उनके एप्लीकेशन पे ये बैच स्टार्ट हुआ है। मैं उसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आज हम लोग डे 1 से देखेंगे। आप लोग को प्रतिदिन एक सेट आ जाएगा, है ना। तो टोटल आप लोग को नेक्स्ट 45 डेज में ये सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटोरिया का है ये। आज पहला डे है, इसलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम लोग देखेंगे। तो डे 1 का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके आप लोग को सही कथन बताने हैं। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना। क्या 15वीं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में आखिर यूरोपीय लोग क्यों भारत के पास आते थे, उसके लिए समुद्री मार्ग उन्होंने ढूंढ लिया। तो उसका पहला कारण बता रहा है कि 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना थी। तो बिल्कुल ये पॉइंट सही है दोस्तों, ये बात सही है कि 15वीं शताब्दी में के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना थी। दूसरा पॉइंट भी सही है कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। जैसे देखिए, जब भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश का अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगा, तो उस देश में रहने वाले लोगों के लिए समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ा ही देंगे, इसलिए वहाँ ये वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। तीसरा कह रहा है कि मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यूरोप हमारा ठंडे प्रदेश में आता है, ठंडे प्रदेश में इसको गिना जाता है। उसके वजह से वहाँ मांस का सेवन करना आवश्यक पड़ जाता है, और जिसके लिए उनको मसाले की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। दूसरा, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो ये बहुत ही आसान है कि पहले यूरोपीय कौन थे। तो पहले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली आए कब थे, तो 1498 में आए थे। कब आए थे, 1498 में। यहीं पे याद कर लीजिए कि इसके बाद नंबर आता है डच का, जो कि आए थे 1605 में। फिर ब्रिटिश आए थे, जो कब आए थे, 1608 में। और ये कब आए थे, फ्रेंच, 1668 में। ठीक है। मैं आप लोग को एक चीज यहीं पे एक ट्रिक बता देता हूँ, और ये बार बार रिवाइज करते चलिएगा, तो भूलिएगा मत। PDEDF, ठीक है। पी बोले तो आप लोग को पुर्तगाली याद रख लीजिए, डी बोले तो डच याद रख लीजिए, ई बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और डी बोले तो डेनिस। इस डी का मतलब डेनिस होता है, ठीक है। और इस डी का मतलब होगा डच, और एफ का मतलब जानते हैं फ्रांस। तो पुर्तगाल, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस और फ्रांस, इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए, पुर्तगाल लोग सब यही क्रम से आए थे, और यही ट्रिक आप याद रखिएगा कि PDEDF, ठीक है। यही इनका PDF आप याद रखते हैं ना, PDF, तो बीच में ED भी जोड़ लीजिए, ठीक है। पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में। कब आए थे पुर्तगाल, 1498। और डच अभी अभी मैंने आपको बताया 1605, और ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे 1608 में। और डेनिस कब आए थे, डेनिस 1616 में आए थे। और फ्रांस आए थे 1668 में। तो आप लोग याद रख लीजिए कि पुर्तगाल 1498, डच 1605, ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में। और इसके 8 साल बाद, मैंने 8 दूनी 16, आ गया डेनिस। और लास्ट में कौन आए थे, फ्रांस, जो कि कब आए थे, 1668 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी। तो वो कौन थे, तो वो थे अब्दुल मजीद। वो कौन थे, अब्दुल मजीद थे। इस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की, तो वो थे अब्दुल मजीद। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष आया था। तो वो आया था दोस्तों 1498 में। पहली बार कब आया, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पहली बार कब आया, 1498। इसमें एक डेट भी पूछ लेता है, तो बताइएगा कि 17 मई
कोई कोई बुक में 17 मई भी दिया रहता है और कोई कोई बुक में 20 मई। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आपको टिक लगाना है। कोई पूछे कि कब आया तो बताइएगा 17 मई या 18 मई 1498 को आया। 17 और 20 मई ये दोनों डेट में कोई एक देता है। और चला कब था तो चला था 1497 में पुर्तगाल से चला था और पहुंच गया 1498 में 17 मई या 20 मई को। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया? बहुत ही आसान है। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत कौन किया था? तो वो किए थे जमोरीन। जमोरीन देखिए, जमोरीन इंग्लिश में लिखा जाता है जमोरीन, इसको भी इंग्लिश में पढ़िएगा तो जमोरीन ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में कभी कभी समोधनी सुमोधनी सुमोधनी भी लिख देता है, सुमोधनी सुमोधनी। और ये एक हिंदू शासक थे दोस्तों। को कैसा शासक थे? हिंदू शासक। एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ पे कि जब वास्को डिगामा भारत आया था तो उस वक्त किसका शासन चल रहा था, यानी कि दिल्ली पे किसका शासन चला था, मेन यही जानना है क्योंकि हम लोग दिल्ली से बात करेंगे। तो उस वक्त दिल्ली में जो शासक चल रहा था सिकंदर लोदी का चल रहा था, क्योंकि ये टाइम पीरियड 1498 में आया था वास्को डी गामा। तो सिकंदर लोदी का चल रहा था, क्योंकि सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड था वो कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल जान लीजिए कि सिकंदर लोदी के टाइम पे जब दिल्ली में था तो वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। और सुमोधनी ने उसका स्वागत किया था, यानी जमोरिन ने। वास्को डिगामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा कमाया था? तो वो था काली मिर्च। इसी को ब्लैक पेपर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर। वास्को डिगामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा का हुआ था? तो काली मिर्च। भारत में आप लोग को बताना है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे अल्मेडा। और ये वायसराय बन के आए थे 1505 में और ठहरे थे 1509 तक। कब तक? 1509 तक। यानी 1505 में अल्मेडा आए वायसराय बन के और 1509 तक वायसराय बने रहे, ठीक है। अल्मेडा के बारे में दो चीज याद रखिए, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया था। और इतना ही नहीं, अरब जो व्यापारी थे, कौन सा व्यापारी थे? अरब के व्यापारी थे, उनको हराने का भी कार्य किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने, ठीक है। और अल्बुकर्क यहाँ पे देख रहे हैं, अल्बुकर्क के बारे में एक अभी मैं याद करवा देता हूँ कि अल्बुकर्क कौन थे। ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर ही थे जो कि अल्मीडा के बाद आए थे। इन्होंने इन्हीं को वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पुर्तगाल को, मतलब पुर्तगाली जो व्यापारी थे उसको भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है। निम्न में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? तो ये जो पुर्तगालियों का जो प्रभाव है वो क्या दर्शाता है? तो इसमें से सभी ऑप्शन होगा सिर्फ चौथा को छोड़ के। कह रहा है कि भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता, ये असल में डच लोग किए थे। कौन किए थे? डच लोग किए थे। और मसालों और मसाला यूरोप में ले जाके पुर्तगाल बेचे थे। देखिए, यहाँ से आप लोग दो पॉइंट पहले तो याद कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलेंगे। भारतीय वस्त्रों का जो भारतीय सूती वस्त्र था उसको यूरोपीय बाजार में प्रसिद्धि दिलवाए थे कौन? डच। कौन दिलवाए थे? डच। और भारतीय मसालों का पुर्तगाल पुर्तगाल जो है यूरोपीय बाजार में प्रसिद्ध किए थे। तो पुर्तगाल जाने जाते हैं मसालों को व्यापार करने के लिए और डच जाने जाते हैं भारतीय सूती वस्त्रों। फिलहाल ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है, मतलब पुर्तगाली लोग भारत में क्या क्या लेके आए थे। तब वो कह रहा है कि पहले तो वो ईसाई धर्म का प्रचार भारत में बहुत किए, तो क्या हो गया? ईसाई धर्म भारत में जो देखते हैं वो पुर्तगाल का ही देन है। दूसरा कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाल का ही देन है। और दूसरा कह रहा है गोथिक कला, गोथिक कला ये एक प्रकार का स्थापत्य कला है। गोथिक कला क्या है दोस्तों? एक प्रकार का स्थापत्य कला है। तो जो भारत में गोथिक कला देखते हैं वो भी किसका देन है? पुर्तगालियों का। तंबाकू भी पुर्तगालियों का देन है, आलू भी और संतरा भी। तो ये सारा ही पुर्तगालियों का देन है। तंबाकू, आलू, संतरा, याद रख लीजिए। आप तंबाकू खाते होंगे, आलू खाते होंगे, संतरा, ये सारा पुर्तगाली का देन है। और स्थापत्य कला जो कि गोथिक कला है उसको भी पुर्तगाली लाए। एक और कला याद रखिए आप लोग, सारसोनिक कला। कैसा कला? सारसोनिक। ध्यान से सुनिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सारे पॉइंट को याद रख लीजिएगा।
अगर कोई पूछे गोथिक कला कौन लाया भारत में, तो बताइएगा कि यह स्थापत्य कला ही है और इसको पुर्तगाल लाया। लेकिन सारसोनिक कला ये भी स्थापत्य ही कला है, लेकिन इसको ब्रिटेन लेके आए थे। कौन लेके आए थे? ब्रिटेन लेके आए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये इस्तेमाल किया दोस्तों पुर्तगाली। किसने इस्तेमाल किया? तो पुर्तगाली। एक चीज और जान लीजिए कि पुर्तगाल लोग आए थे ना, वो 3 चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस थे 3G को लेके। और 3G का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड, गॉड। मैं फिर से बता देता हूँ 3G उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था। गॉड था, गोल्ड था और ग्लोरी था। ये तीनों उनके लिए पुर्तगालियों के लिए बहुत जरूरी थे। तो आप लोग को पता होगा कि हुगली को समुद्री डकैती के रूप में किसने इस्तेमाल किया? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? तो वो स्थापित किया था कोचीन में। कहाँ किया? तो कोचीन में। और ये 1503 में किया था दोस्तों। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक केंद्र, पूछ रहा है कि पहला वाणिज्यिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो 1503 के कोचीन में। अगला पॉइंट कह रहा है, और इसमें एक चीज और याद रख लीजिए कि 1503 में तो कोचीन में खोला अपनी फैक्ट्री, लेकिन 1505 में कन्नौर, कन्नौर भी दोस्तों केरल में ही है, तो कन्नौर आप याद रख लीजिए, ठीक है। कोई पूछे कि पुर्तगालियों ने अपना पहला वाणिज्यिक व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो कहाँ बताएंगे? कोचीन में। कब किया? तो 1503 में। दूसरा कोई पूछे तो बताइएगा 1505 में कन्नौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय की शक्ति को जाता है? पुर्तगाली। इसमें हमको दोबारा बताना ना पड़े, पुर्तगाली ही तो लाए थे प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू खेती, आलू, संतरा, ठीक है। अगला, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो माना जाता है अल्बुकर्क को। और इनका टाइम पीरियड जो रहा था वो 1509 से लेके 1515 तक रहा था दोस्तों। 1515 तक रहा था इनका टाइम पीरियड, ठीक है। तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है और इस वक्त वो 1509 से 1515 तक रहे थे। किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी, ध्यान से सुनिए, ये अस्थायी राजधानी पूछ रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया? तो आप लोग को बताना है, ये बनाया गया निनो डी कुन्हा के टाइम पे। किनके टाइम पे? निनो डी कुन्हा के टाइम पे। और ये जो गोवा है ना, उसको कोचीन से स्थानांतरित, मैंने पहले पुर्तगालियों का राजधानी कहाँ था? कोचीन में। अब फिर शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? गोवा। तो पहले कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया जाता। ये कब किया था, गया था जानते हैं? 1931 को। कब किया गया था? 1931 को। अब यहाँ गोवा की बात आया है तो मैं गोवा से कुछ चीजें याद करवाता हूँ, आप उन सारी चीजों को याद कर लेंगे। तो आइए देखिए, गोवा, गोवा से जो पहली पॉइंट आप लोग को याद करना है, एक डेट याद रखना है 1510। कौन सा डेट याद रखना है? 1510। मैं बार बार इसको याद करवाऊंगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में। 1530। और एक डेट याद रखना है 1961, ठीक है। सॉरी, मैं एक चीज मैं करेक्शन करता हूँ। अभी थोड़ी देर में जस्ट पहले मैंने बताया कि गोवा को राजधानी बनाया गया कोचीन से स्थानांतरित करके 1931 बताया था, लेकिन आप भूल जाइए 1930। क्या याद रखें? क्या लेके रखेंगे? 1530। अभी भी मैंने गलती बोल दिया शायद, 1930 बोल दिया, लेकिन आप याद रखेंगे 1530। और एक याद रखेंगे डेट 1961। अब ये तीनों गोवा से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। पहला डेट क्या है? 1510। ये वो तारीख है दोस्तों जब गोवा को आदिल शाह से जीता गया। बीजापुर के एक सुल्तान थे आदिल शाह। आदिल शाह कौन थे? तो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह। उनसे गोवा को 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने, किसने? ये भी याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने जीत लिया। अल्बुकर्क ने जीत लिया, जिनको वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। फिर से जान लीजिए कि 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के एक सुल्तान थे आदिल शाह, उनसे जीत लिया गया। अब 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाल का राजधानी बना दिया गया। 1530 ईस्वी में राजधानी बना दिया गया। और 1961 वो समय है दोस्तों जब गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हो गया। मैंने भारत सरकार ने मांगा पुर्तगाल से कि आप मुझे गोवा दे दीजिए, तो 1961 को गोवा पुर्तगाल से क्या हो गया? आज़ाद हो गया। ये डेट तीनों याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्टेज प्रणाली, कौन सा प्रणाली दोस्तों? कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति
से संबंधित है। कार्टेज प्रणाली किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित है दोस्तों? तो वो संबंधित है द पुर्तगाली से। किनसे संबंधित है? पुर्तगाली से। और इसी कार्टेज प्रणाली को ही तो ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी को तो कहा जाता था कार्टेज प्रणाली। तो आप ही बता दीजिए किसने चलाया था? तो ये अल्मेडा ने चलाया था। किसने? अल्मेडा ने चलवाया था। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न कि पुर्तगालियों का मुगलों का से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो ये दोस्तों समय हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। पुर्तगालियों का मुगल से पहला संघर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो वो हुआ था जहांगीर के समय में। और कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। और ये जो शाहजहां से देखे हैं ना, ये शाहजहां से गंभीर संघर्ष हुआ था। ये कैसा संघर्ष हुआ था? गंभीर। लेकिन ये हुआ था जहांगीर के बाद। गंभीर संघर्ष देखने को मिलेगा शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, तो पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष 1613 ईस्वी में जहांगीर के साथ हुआ। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं और कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया? तो वो प्रोत्साहित किया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। आप लोग को बताना है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाल की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। संयुक्त बेड़े में शामिल थे, तो वो लोग कौन कौन शामिल थे? तो वो थे गुजरात की सेना शामिल थे, और टर्की शामिल थे, और मिस्र शामिल थे। ठीक है, मुगल शामिल नहीं थे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि पुर्तगालियों का पहला मुगल से टकराव हुआ था 1613 में, और यहाँ बात किया जा रहा है 1509 में। ठीक है, 1509 में पुर्तगाल की नौसेना से तीन मतलब लोग मिलकर लड़ाई की है। गुजरात की सेना ने, तुर्की की सेना ने, मिस्र ने। इन तीनों को अकेले पुर्तगाल पराजित कर दिया। तो आप पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो दोस्तों किया गया 1560 में। कब किया गया? 1560 में। यहाँ मैं एक ऊपर में एक चीज और बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं 17 नंबर प्रश्न पे आएंगे। कह रहा है कि ये जो तुर्की, मिस्र, गुजरात की सेना को पुर्तगाल जो 1509 में हरा देता है, इसमें से जो हराने वाले कौन थे? वो अल्मेडा थे, अल्बुकर्क नहीं थे। कौन थे? अल्मेडा थे, जब ये अपने गवर्नर के आखिरी समय काल में चल रहे थे। ये कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना 1560 में की गई। एक्चुअली इसका उद्देश्य ये था कि ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना। जो भी ईसाई धर्म का विरोधी थे उसी को दंडित करना था इसका काम। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में क्या सम्मिलित है? आप लोग को ये बताना है। तो बताइए कि निम्न में क्या शामिल है पुर्तगालियों के पतन में। पहला कह रहा है कि धार्मिक और वैवाहिक नीति। हाँ, तो हाँ, ये तो एक कारण था दोस्तों कि धार्मिक और वैवाहिक नीति पुर्तगालियों का ये कारण बना था। दूसरा कह रहा है कि दोषपूर्ण रणनीतिक नीति। देखिए, कोई भी चीजों का पतन होगा ना, तो ये तो आएगा ही कि रणनीतिक जो नीति है, माने पॉलिटिकल, इसको रणनीतिक नहीं, राजनीतिक नीति बोल सकते हैं। राजनीतिक नीति। जब भी कभी कोई साम्राज्य का पतन होगा तो उसमें ये वाला बात आता ही है। और तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश हो गया। ये आपको पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच लोग भी भारत में आ गए, और इन लोग से प्रतिस्पर्धा होने लगा। इस वजह से पुर्तगाली का पतन हो गया, ये कह रहा है। ये तीनों ही पॉइंट दोस्तों सही है। ये तीनों के तीनों ही 10 है। एक पॉइंट तो इसमें और याद रख लीजिए, इसके पतन का एक और कारण था। कारण ये था कि आपको पता होगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं दोस्तों, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। यहाँ का एक देश है ब्राजील। ब्राजील पे इन्होंने फोकस कर लिया। किन्होंने? पुर्तगाल ने फोकस कर लिया। पूरब के बदले उन्होंने पश्चिम में जाना अच्छा समझा पुर्तगाल ने। इसी वजह, ये भी एक कारण है। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी दोस्तों? तो वो कौन थी? वो थी पुर्तगाली। देखिए, भारत छोड़ने वाले यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। पुर्तगाली आए भी थे पहले और गए भी बाद में, सबसे आखिरी में। और फ्रेंच जो हैं छोड़ के गए भारत को 1954 में। और पुर्तगाली कब छोड़ के गए थे भारत को? 1961 में, हमने बताया, गोवा आजाद करवाए थे। और 1759 में डच छोड़ कर गए। और 1947 आप लोग को पता है, ब्रिटिश जो कि तबाही मचा के रख दिया भारत में। तो उसी का तो हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, अंग्रेज किस प्रकार से हम लोग को लूटा खसोटा, मारा पीटा, उसी का।
तो आप ये वाला डेट भी याद रख लीजिए कि फ्रेंच जो है भारत को पूरी तरीके से छोड़ के 1954 में गए, पुर्तगाली लोग 1961 में गए, ब्रिटिश लोग 1947 में गए और डच लोग 1759 में गए। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके आप लोग को सही कथन के बारे में बताना है। तो आइए बताते हैं। गोवा के, ध्यान से सुनिए, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में तो पहला करा मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा। फिर से सुनिए, मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा, नाम याद रख लीजिए, मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा। ये कह रहा है कि 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल नहीं, असल में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल 1961 में थे। कब थे? 1961 में। कब थे ये? 1961 में। अगर कोई पूछे कि बताइए 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैनुअल एंटोनियो बासोलो ई सिल्वा, और इन्होंने ही गोवा को भारत के हवाले करके चले गए। और दूसरा कह रहा है कि जोस फरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये भी गलत है, ये 1961 नहीं बल्कि 1947 में थे। इस तरीके से ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। एक बार फिर से मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ, दो डेट हम लोग को समझ में आ गया, एक है 1947 और एक है 1961। 1947 दोनों में ही गोवा के बारे में बात किया जा रहा है और दोनों में ही गोवा के बारे में। 1961 में बताया जा रहा है कि मैनुअल एंटोनियो वासेलो ई सिल्वा थे। कौन थे? ई सिल्वा। तो कौन कौन थे? तो एक ही आदमी है, मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा थे, ठीक है। और दूसरा थे 1947 में गोवा के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जोस फरेरा बोसा, जोस फरेरा बोसा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? तो वो कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था सिकंदर लोदी। ये मैंने बता भी दिया। और सवाल जो पहले पूछा था उसका जवाब है दोस्तों कि इनका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा। कब तक रहा? 1517 तक। ये कभी कोई मत सोचिए कि पुर्तगाली के आगमन के टाइम पे मुगल थे भारत में। मुगल तो भारत में 1526 के बाद आए थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस पुर्तगाली शासन ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया? तो वो किन्होंने दिया जी? तो वो दिया डॉम हेनरिक ने। और इन्हीं को हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। डॉम हेनरिक को क्या जाना जाता है नाम? तो हेनरी द नेविगेटर के नाम से, हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए और याद कर लीजिए कि किस पुर्तगाली शासन ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया? तो वो थे डॉम हेनरिक, और इन्हीं को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया? तो वो भारत आए तीसरी बार 1524 में आए थे। 1524। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वास्को डी गामा है ना, वास्को डी गामा टोटल भारत में 3 बार आए। पहली बार तो आप लोग को एकदम दुनिया को पता है कि 1498 में आए। दूसरी बार इसके 4 साल बाद आए 1502 में। और तीसरी बार यही 1524 को आए। और जब 1524 को आए ना, तो इस वक्त ये गवर्नर बन के आए थे। क्या बन के आए थे? गवर्नर बन के आए थे। और 1502 में आए व्यापारी करने, 1498 में भी आए व्यापारी करने, और 1524 में जब आए तो ये वापस लौट के नहीं गए, क्योंकि इनकी यहाँ मृत्यु हो गई और इनको कोचीन में दफना दिया गया है और यहीं पे इनका अपना स्मारक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसका शासन काल कब से कब तक रहा था? शासन काल नहीं, एक्चुअली गवर्नर थे 1509 से लेकर 1515 तक। इस वक्त भारत में कह रहा है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हाँ दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया है। हाँ, इन्होंने ही कब्जा किए थे बीजापुर से।
बीजापुर से कब्जा इन्होंने कब किया? तो बीजापुर से कब्जा 1510 ईस्वी में किया। 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष हुआ? बिल्कुल नहीं। हमने बताया था कि मुगलों से संघर्ष पहली बार 1613 में जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो ये तो आप लोग को गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति इन्होंने ही शुरू की थी। बिल्कुल सही है, विवाह नीति स्थानीय लोगों से इन्होंने ही शुरू की। मुगलों मुसलमानों को सताया, तो बात सही है, और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो बिल्कुल सही है। पुर्तगाली का यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए अपने प्रभाव क्षेत्र में, मुसलमानों को सताया। तो आप लोग देखेंगे कि डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग वापस से 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 27 नंबर पर चलेंगे कि वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत यात्रा 1504 ईस्वी में हुआ, पहली बार ये 1504 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी कह रहा है, ये 1504 में नहीं दोस्तों, हमने बताया था कि 1502 में होगा। और दूसरा पॉइंट सही कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। तो केवल 2 सही है, एक गलत है। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन कौन है ये बताने कह रहा है। तो बताइए कि गलत कथन कौन है। तो पहला देख लीजिए, कह रहा है कि 1532 में नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। नहीं, हमने शुरू में ही गोवा के बारे में बता दिया था। ये 1530 में गोवा को राजधानी बनाया गया नीनो डी कुन्हा के द्वारा, और कोचीन से गोवा को स्थानांतरित किया गया, कोचीन से गोवा का राजधानी स्थानांतरित किया गया। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, और इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो पहला तो हो गया। दूसरा, दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। तो ये भी बात सही है कि दीव और जो बेसिन गुजरात के राजा दीव और जो बेसिन का क्षेत्र था वो गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। और तीसरा पॉइंट भी सही है कि बहादुर शाह पुर्तगाली के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए। तो पुर्तगाली के साथ बात करते समय बहादुर शाह 1535 में ही दीव में मारे गए। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से आप लोग को बताना है कि वो कौन से कारक हैं जिसमें भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के जिम्मेदार नहीं है। पतन तो हो गया लेकिन जिम्मेदार उसका नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी बात है। पहला पॉइंट कह रहा है कि पुर्तगाली वर्चस्व की चुनौती देने वाले अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षों का उदय। ये भी बात सही है। कह रहा है कि पुर्तगाली जो थे उनके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक जो कि खुद महत्वाकांक्षी थे वो भारत में आ गए। तो इसके ये तो पतन का कारण है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षी के का पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना। हमने शुरू में ही बता दिया था कि पुर्तगाली जो लोग थे वो पूरब की ओर न ध्यान देके उन्होंने पश्चिम की तरफ ध्यान दिया। और पश्चिम की तरफ कहाँ? तो ब्राजील में ध्यान दिया, क्योंकि उस वक्त तक ब्राजील का खोज हो चुका था। तो यानी ये पॉइंट गलत। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यही तो आंसर सही है, क्योंकि पहला तो सही है। दूसरा देख लेते हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार, लालच, स्वाद के साथ साथ चोरी और गुप्त व्यापार प्रथाएं, ये भी सही था। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा, ये भी बात सही था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर की का स्वामी बनना था। तो इसके बारे में आपको पता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो इसमें जो सही कथन है केवल पहला है कि पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया। अगर कोई पूछे कि भारत में दास व्यापार कौन से शुरू किया, तो वो पुर्तगाली ही थे पहली बार। ठीक है। दूसरा, मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो ये मुगल सम्राट अकबर नहीं थे, हमने बताया था कि 1613 में वो कौन थे? तो जहांगीर थे। ठीक है, कौन थे? जहांगीर थे। तो मैं बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, तो पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया, और मुगल सम्राट जहांगीर थे जिन्होंने कि बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। बंगाल के गवर्नर को आदेश दिया गया था।
अब ये देखिए कह रहा है कि कालानुक्रमिक सजाइए, किस लिए? तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन का। अब देखिए ये वाला मैंने आप लोग को पहले ही याद करवा दिया हूँ, तो अभी आप इन लोग को इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। PDEDF का मैंने ट्रिक बताया था। P बोले तो पुर्तगाल बताया था, D बोले तो डच बताया था, और ये D का मतलब डेनिश बताया था, और E का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बताया था, और F का मतलब फ्रांस बताया था। अब P का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, पुर्तगाल। तो इतनी बात हो गया। इसका डेट भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि 1498 में पुर्तगाल आए थे, डच आए थे 1605 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1608 में, और 8 का डबल होता है 1616, जिसमें डेनिस आए थे, और फ्रांस आए थे 1668 में। तो आप इतने पॉइंट याद कर लीजिएगा और फिर इसको क्रम के अनुसार सजा लीजिएगा, ये काम आपका है। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, मिलान करने का रहा, एक तरफ खोज करता है, दूसरा तरफ देश है। तो कोलंबस का खोज अमेरिका ने, कोलंबस ने खोजा था अमेरिका को। कोलंबस ने किसको खोजा था? तो अमेरिका को खोजा था। कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। तो जेम्स कुक ने किसको खोजा? ऑस्ट्रेलिया को। कोलंबस अमेरिका। और तस्मान, तस्मान दोस्तों खोजा न्यूजीलैंड को। तस्मान किसको खोजा? न्यूजीलैंड को। और केप ऑफ गुड होप को खोजा बार्थोलोमियो डियाज ने। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बार्थोलोमियो डियाज ने। यहाँ एक चीज और याद रखिए, ये जो केप ऑफ गुड होप है, इसको तो खोजा बार्थोलोमियो डियाज ने, लेकिन अगर इसमें आप रूट लगा दें, देखिए केप ऑफ गुड होप इसको तो खोजा बार्थोलोमियो डियाज ने, लेकिन केप ऑफ गुड होप इसमें क्या जोड़ देना है? रूट जोड़ देना, मतलब केप ऑफ गुड होप रूट हो गया। इसको किसने खोजा था? तो इसको अगर कोई पूछे कि खोजा था वास्को डिगामा ने, वास्को डिगामा ने। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसा शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये कथन किसका है? ये कथन अल्मीडा का है। किसका कथन है दोस्तों? तो अल्मीडा का कथन है कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों को कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों रॉल्फ फिंच। कौन थे? रॉल्फ फिंच। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये रॉल्फ फिंच कौन था? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से सुनाता हूँ। कह रहा है कि वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगाली के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया, तो वो कौन थे? असल में क्या हुआ था, इसका तो आंसर रॉल्फ फिंच हो जाएगा। असल में रॉल्फ फिंच ने 1591 में व्यक्तिगत तौर पर, मैंने खुद ब्रिटेन, सॉरी एक सेकंड, 1591 नहीं, इसका डेट मैं बाद में बताऊंगा। रॉल्फ फिंच क्या किया कि ये अपने व्यक्तिगत पर, जैसे टूरिस्ट लोग होते हैं ना, तो वो स्थलीय मार्ग से भारत पहुंच गया। पुर्तगाल का किस मार्ग से आए थे? समुद्री रास्ते से। और रॉल्फ फिंच स्थलीय मार्ग से आ गए, और स्थलीय मार्ग से आ गए, ये असल में कौन था? ये एक लंदन का व्यापारी था, लंदन का व्यापारी था। और ये स्थलीय मार्ग से इंडिया आया, और इंडिया में सब कुछ पता करने लगा कि कैसे कैसे क्या बिजनेस होता है, कौन यहाँ किसका प्रभुत्व है, इस टाइप से जान के। और इसी को करते हुए देख लिया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और पुर्तगाल ने गिरफ्तार करके पुर्तगाल गिरफ्तार करके रखा, और यहाँ से पुर्तगाल की गिरफ्तारी से भाग निकला, और भाग के 1591 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंच गया, मैंने ब्रिटेन पहुंच गया। कहानी समझ गए? वो एक स्थलीय मार्ग से आया था, लंदन का व्यापारी, घूमने भारत में, और सब कुछ को देख रेख रहा था। पुर्तगालियों ने, सैनिकों ने उसको देखा, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से भाग के 1591 में ब्रिटेन पहुंच गया। और ये सारी की सारी बातें 1591 में के बाद सारी की सारी बातें वहां के रानी एलिजाबेथ को बताया। ठीक है, एलिजाबेथ को जाकर पूरी की पूरी बातें बताया, और फिर ईस्ट इंडिया, और जिस जैसे जैसे इसने जाकर बताया, ठीक वैसे वैसे ही वहाँ कंपनी का स्थापना किया गया। कंपनी को स्थापना करके भारत भेजा, और अंग्रेजों को, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापार करने में उतना ही आसानी हो गया। तो ये था इसका स्टोरी अंग्रेज का, रॉल्फ फिंच का खासकर। ठीक है, आप लोग को ये स्टोरी से आप लोग को हर चीज याद रहेगा। अब सुनिए, थोड़ा सा टॉमस रो के बारे में चर्चा कर देते हैं। टॉमस रो दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? किसके दरबार में आया टॉमस रो? जहांगीर के दरबार में आया। और ये किसका दूत बन के आया था? तो जेम्स प्रथम का दूत बन के आया। अब ध्यान से सुनिए,
आया तो था अकबर का चिट्ठी लेके कि हमको अकबर से मिलना है, लेकिन अकबर 1605 में इनकी मृत्यु हो गया। तो अब किनके, और ये पहुंचा कब था, 1608 में, ठीक है। तो ये जहांगीर के इसलिए पूछा जाता है थॉमस रो किनके दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में। कौन किनके राजदूत थे, तो जेम्स प्रथम के, ठीक है। एक आया था पीटर मुंडी, ये शाहजहां के काल में आया था। किसके काल में आया था, तो शाहजहां के काल में आया था। और ये कैसा व्यापारी था, ये भी दोस्तों अंग्रेज व्यापारी था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था। तो दोस्तों पुर्तगालियों को किस ब्रिटिश से अधिकारी ने हराया था, तो वो हराया था कैप्टन थॉमस बेस्ट ने। किसने, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने। कब हराया, 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में स्वाली में पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट ने, ये जो अंग्रेजी अधिकारी है, उसने हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो निम्नलिखित में से बताना है आप लोग को कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो देख लीजिए, इसका जो तत्कालिक कारण था वो था कि ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। देखिए इसमें पढ़िएगा ना तो सारे के सारे लगेंगे कि यही तो कारण है, लेकिन आप लोग को तत्कालिक कारण पूछा है। तो तत्कालिक कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का था ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर आक्रमण, ठीक है। और इसमें बार्नेट, इसका नाम याद रख लीजिए, बार्नेट, ठीक है। ब्रिटिश की तरफ से इसने जो नेतृत्व किया वार्नेट किए, ठीक है। अगला 37 नंबर, ब्रिटिश सेना के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। बिहार, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार था। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे। ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया था, ये फ्रेंच थे, सबसे लास्ट में आए थे। कब आए थे, 1668 में। फिर से एक बार देख लीजिए, हमारा ट्रिक से काम आ जाएगा। PDEDF, पी बोले तो पुर्तगाली कब आए, 1498 में। डच कब आए दोस्तों, तो 1605 में आए। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 1608 में। और डेनिस कब आए, तो 1616 में। और फ्रांस अभी अभी मैंने बता दिया 1668 में। ये ट्रिक मत भूलिएगा, बार बार मैं यह इसलिए याद दिलवा रहा हूँ कि याद रहेगा। किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी। तो यह भी मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था, वो कौन था, तो वो था डच था दोस्तों। और मैंने बता दिया था कि डच जो है वस्त्रों का हम लोग का प्रसिद्धि दिलवाया था, भारतीय वस्त्रों का, और भारतीय मसालों का पुर्तगाली प्रसिद्धि दिलवाया था। अरे इस थोड़ा सा डच के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री था वो मसूलीपट्टनम में लगाया। कहाँ लगाया दोस्तों, मसूलीपट्टनम में लगाया। और भारतीय मसालों को प्रसिद्ध में पुर्तगाल किया था, ये तो मैंने बता दिया। तो पहली फैक्ट्री कोई पूछे डच का, तो मसूलीपट्टनम बताना है। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया दोस्तों, तो ये लड़ा गया डच और अंग्रेजी के बीच, मतलब अंग्रेज लोग के बीच। और ये बेदरा है कहाँ, तो बेदरा दोस्तों बंगाल में है। कहाँ है बेदरा, बंगाल में है। और ये कब हुआ था, तो 1759 को ये बेदरा का युद्ध होता है। अगला सवाल, जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे दोस्तों अकबर था। और क्योंकि अकबर का समय काल आप लोग को पता होना चाहिए कि 1556 से 1605 है। ये सब बहुत प्रोमिनेंट सम्राट हैं, मैंने शाहजादा सॉरी बादशाह है। तो इन लोग का तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा ही कि 1556 से 1605 के बीच में टाइम पीरियड था। और आप लोग को पता होगा कि 31 दिसंबर 1600 को, कब, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था इंग्लैंड में। और उस वक्त मुगल सम्राट कौन थे, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया। तो इसको याद रखें कि ऐसा काम कोई चाइल्ड पर्सन ही बेवकूफाना हरकत कर सकता है, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। और ये काम हुआ था 1688 में, ठीक है। तो 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के सर जॉन चाइल्ड को 1688 में औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बरगांजा से किस वर्ष विवाह किया, तो विवाह उन्होंने 1661 ईस्वी में किया। और इसी के वजह से, और इसी विवाह में बरगांजा के जो पिताजी हुए वो बम्बई को, माने पुर्तगाल ने बम्बई को दहेज में दे दिया।
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से किस वर्ष विवाह किया? 1661 में किया। ठीक है। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो वो प्रयास कौन था? कोलवर्ट के प्रयास से। और उस वक्त यहाँ के जो राजा थे वो थे लुई 14 थे। कौन थे? लुई 14 थे। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलवर्ट के प्रयास से हुआ और उस वक्त लुई 14 थे और भारत में 1668 में फ्रांसीसी आ गए। ठीक है। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो बिल्कुल ब्रिटेन के तहत सूरत में हुआ। और ये कब स्थापना हुआ? तो 1668 में। ठीक है। यहाँ पर आप लोग को कुछ और चीजें याद करवा देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। आप लोग को पता होगा PDEDF, यही नहीं याद करवाया था? PDEDF, यही 5। तो पुर्तगाली ने सबसे पहला फैक्ट्री पूछा जाएगा तो बताइएगा क्या? कोचीन में। और अगर डच के बारे में अगर पहला फैक्ट्री पूछे तो बताइएगा मसूलीपट्टनम में। डच के बारे में मसूलीपट्टनम में। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहला फैक्ट्री पूछे सूरत में बताइएगा। डेनिस के बारे में पहला फैक्ट्री पूछे तो ट्रांकेवर में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? ट्रांकेवर में। फ्रांस के बारे में पूछे इसके बारे में भी सूरत बताइएगा। तो याद रख लीजिए, पुर्तगाल लोग पहली फैक्ट्री कोचीन में, डच लोग मछलीपट्टनम में, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में, डेनिस ट्रांकेवर में, फ्रांस भी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 46, वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? तब वो कौन था? तब वो था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। वास्तव में सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक डुप्ले को ही जाना जाता है। इसने सहायक संधि का भी इसी को जनक जाना जाता है, लेकिन इसका सफल नहीं हुआ था और डुप्ले ज्यादा दिन तक भारत में रहा भी नहीं था। और दूसरी बात ये भी है कि फ्रांस भी तो नहीं रहा था। फिर बाद में आप जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुनिएगा तो बिलीज अली ने सहायक संधि के लिए ज्यादा प्रमोट किया। असल में अगर कोई पूछे कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है तो वो डुप्ले ही थे। फिलहाल क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय कंपनी कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप किया? तो वो भी डुप्ले था। फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? तब वो किया गया था पांडिचेरी में। कहाँ किया गया था? पांडिचेरी में। और ये किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा इसमें बनाया गया पांडिचेरी में फोर्ट लुइस का निर्माण? तो फ्रांस के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? बहुत ही आसान सवाल है। तो वो था फ्रैंकोइस मार्टिन। कौन था? फ्रैंकोइस मार्टिन था। तो पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंकोइस मार्टिन था। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले का वापस फ्रांस बुला लिया गया था? तो वो बुला लिया गया था तीसरे में। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया? तो तृतीय में। ठीक है। कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जॉब चरनॉफ को। कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? जॉब चरनॉफ को। और 1690 में जॉब चरनॉफ ने बनाया था। अच्छा, ये जो कलकत्ता शहर है ना, ये 3 गांव को मिलाकर बनाया गया था। एक गांव याद रखिएगा गोविंदपुर। कौन सा गांव याद रखिएगा? गोविंदपुर। और दूसरा गांव आप लोग को याद रखना है कलिकता। क्या याद रखिएगा? कलिकता। और तीसरा गांव याद रखिएगा सूतानती। सूतानती। तो ये 3 गांवों को मिलाकर सूतानती, गोविंदपुर और कालीकता को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो वो पराजित किया फ्रांस को। और ये युद्ध हुआ था, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद फ्रांस यहाँ से चले गए। और ये बांडीवास कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। अब आप लोग को मिलान करने का रहा, और मिलान में कह रहा है कि एक तरफ यात्री है दोस्तों और दूसरी तरफ क्या है? देश है। तो मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ, इसका आंसर बी होगा। तो वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? बहुत लोग, सब लोग जानते हैं, पुर्तगाल का। और कोलंबस था स्पेन का। और कैप्टन कुक, अभी आपने जानते होंगे कैप्टन कुक, एक एलेक्स्टर कुक बोल के खिलाड़ी हुआ करते थे। वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के, मतलब इंग्लैंड के। और तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के। तस्मान हॉलैंड, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और कोलंबस पुर्तगाल, और सॉरी कोलंबस स्पेन, वास्को डिगामा पुर्तगाल। लास्ट क्वेश्चन, मैंने सॉरी इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखसियार से शाही फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? तब वो किया था जॉन शर्मन ने। किसने किया था? जॉन शर्मन ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखसियार से शाही फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया? तो जॉन शर्मन ने। एक चीज मैं आप लोग को और बताऊं
एक शहर का नाम याद रखिए, यहाँ पे कलकत्ता, जो आने वाले क्वेश्चंस में या जो पीछे मैंने बताया यहाँ पर हल्का वल्का अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर दूर हो जाए। एक दूसरा शहर याद रखिएगा कोच्चि, ठीक है। इन दोनों में ही फोर्ट विलियम की स्थापना किया गया। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कलकत्ता में भी फोर्ट विलियम बनाया गया, कोच्चि में भी फोर्ट विलियम बनाया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया गया वो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। और जो कोच्चि में फोर्ट विलियम था वो डचों द्वारा बनाया गया। तो आप कंफ्यूजन दूर हो गया ना, ये याद रखिएगा खाली। कलकत्ता में भी फोर्ट विलियम बनाया गया ब्रिटेन द्वारा, कोच्चि में फोर्ट विलियम बनाया गया डचों द्वारा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर सही कथन के बारे में बताएं। पहला कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा कर लिया। मैंने कितनी बार अब तक बता चुका हूँ कि ये 1510 में किया। मैं बार बार रिवाइज इसलिए करवा दे रहा हूँ आप लोग को ताकि आपको रिवाइज होता रहे और याद होता रहे। तो 1510 याद रखिएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। सही बात है। अंग्रेज ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिए कि आपने तो सर बताया कि सूरत में खोला गया, नहीं। सूरत जो तो पहला फैक्ट्री था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में ही पहला फैक्ट्री खोला, सही बात है। तीसरा भी सही है कि पूर्वी भारत में, ये दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम और पूर्वी भारत में 1633 में उड़ीसा में खोला गया पहला कारखाना। तो उड़ीसा में 1633 में, पूर्वी भारत में पहला। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2, 3, 4 ये पॉइंट सही है, आप याद रख लीजिएगा। अब पूछा कि निम्न में से आप लोग को सही कथन बताना है जी, तो चलिए बता देते हैं सही कथन क्या है। चलिए शुरू किया जाए। पहला कह रहा है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था। तो क्या ये था? कह रहा है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था। तो क्या ऐसा था? तो तो नहीं था, ऐसा नहीं था, ठीक है, नहीं। कोई पूछे कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था, तो नहीं। दूसरा कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल ही सही है। इसी को तो ढूंढने कहा जा रहा था। और ये कब हुआ था? तो 1663 में हुआ था। कब हुआ था? 1663 में हुआ था। तो आप ये पॉइंट याद रख लीजिए कि डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। और तीसरा पॉइंट भी गलत कह रहा है कि आधुनिक कोच्चि में पहले डच उपनिवेश था, उसके बाद पुर्तगालियों ने उस पर अधिकार कर लिया। असल में हाँ, उल्टा हुआ था। पुर्तगालियों ने टेक ओवर नहीं किया था, बल्कि मतलब अंग्रेज ने किया था, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ब्रिटेन ने किया था। तो आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन ने कर लिया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं बन सका। ऊपर में मैंने अभी क्या बताया कि कोच्चि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। और ये कब आया था? ये आया था 1841 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो कथन गलत है दोस्तों वो है कि भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति, ये बिल्कुल नहीं, राष्ट्रवाद का अभाव था। ठीक है, क्या था? राष्ट्रवाद का अभाव। वरना क्या लगता है आपको, राष्ट्रवाद अगर उस टाइम होता तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे साम्राज्य अपना स्थापित कर पाता? साम्राज्य स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने, तब जाकर भारत में राष्ट्रवाद की कल्पना आया। पहला पॉइंट देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ के मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में पहला पॉइंट जो कह रहा है वो है कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त था। तो बिल्कुल कंपनी सेना को क्या था? पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो ये पॉइंट तो सही है। कह रहा है भारतीय सैनिकों ने वफादारी से काम लिया। बिल्कुल, भारतीय सैनिक थे ही कि वफादार थे, इसलिए जो उन्हें पर्याप्त वेतन देता वह उनकी सेवा में ले लेता था। मतलब जो भी भारतीय सैनिक को सही वेतन देता, माने अच्छा वेतन देता, उन्हीं की सेवा में करने लगता। अब भारतीयों को भी क्या गुनाह है बताइए जरा। किस मुगल सम्राट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये आप लोग को बताना है। ये आप बहुत ही आसान है, जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड भी आप लोग याद नहीं रख लीजिए।
कभी काम ही आ जाएगा। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, ठीक है, इसका टाइम पीरियड था। और जहांगीर में 1608 में ये परमिशन भी मिल गया सूरत में बनाने के लिए फैक्ट्री। तो मुगल सम्राट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। अब सुनहरा फरमान के संबंध में बताइए जी, सत्कथन कौन है? तो चलिए बताते हैं। इसमें से देखा जाए कि सुनहरा फरमान जो है गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाह ने, गोलकुंडा के शासक का नाम क्या है? अब्दुल कुतुब शाह। उन्होंने ही सुनहरा फरमान दिया था, ठीक है, तो पहला हो गया सही। इसमें बोल रहा है 500 पैगोडा के बदले ब्रिटेन को मुफ्त व्यापार अधिकार मिल गया। तो हाँ, मात्र 500 पैगोडा के बदले ब्रिटेन को मुफ्त व्यापार का अधिकार मिल गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ है यूरोपीय कंपनी, दूसरी तरफ है उसका स्थापना वर्ष। क्या है? स्थापना वर्ष, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आप लोग को पता है कि 31 दिसंबर 1600 को इसका स्थापना किया गया था। और दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602, भारत में आया था 1605, ये बात अलग है, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हो गया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, वो दिन भी स्थापना हुआ उस साल भी आ गया। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी था, इसलिए 1664 में इसका फॉर्मेशन हुआ, स्थापना हुआ, और फिर भारत में 1668 में आ गया। तो ये डेट याद रखेंगे। निम्नलिखित में एंग्लो फ्रेंच मतलब एंग्लो फ्रेंच संघर्ष या जिसको कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है से संबंधित संधियों पर विचार करें। संधि के बारे में विचार करने कह रहा है। तो देखिए प्रथम जो एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ था वो हुआ था, पहले ये हम पूरी चीजें यहाँ पे याद करवा देते हैं तो घबराइए नहीं। 1746-48 ये डेट था जब पहली बार एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ। इसी को कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं। और दूसरा हुआ 1749 से लेके 54 के बीच में। और तीसरा हुआ दोस्तों 1756 से लेके 63 के बीच में। और तृतीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसी को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता था। और प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 में। द्वितीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध कब हुआ? 1749 से 54 में। अब देखिए, ये तो डेट आप लोग को याद हो गया। अब इन तीनों युद्ध में हुआ क्या क्या ये भी जान लेते हैं। एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, और उस ट्रिक के अनुसार ही आप लोग काम करेंगे। ए पा पे, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक क्या था? ए पापे। ए का मतलब हो गया साइपल की संधि, पा का मतलब हो गया पांडिचेरी की संधि, पे का मतलब हो गया पेरिस की संधि। ए का मतलब एक साइपल की संधि, पा का मतलब पांडिचेरी की संधि, पे का मतलब पेरिस की संधि। अब इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग को समझते देर नहीं लगा होगा। ये प्रथम कर्नाटक बार या तो प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध में एक्सलापाइल की संधि हुआ होगा, और दूसरे में पांडिचेरा की संधि हुआ होगा, तीसरा में पेरिस की संधि। आप लोग मिला कर लेंगे। और थर्ड में आप लोग को पता होगा जब तृतीय एंग्लो हुआ, इसी में बांडीवास का भी युद्ध होता है, और इस बांडीवास के युद्ध में फ्रांस हार जाते हैं बुरी तरीके से, और फिर वो घर चले जाते हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में डच शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करिए निम्नलिखित कथनों पर। तो जो निम्नलिखित कथनों पर जब विचार करने जाएंगे 61 नंबर के प्रश्न में, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है कि गलत है? तो इसमें दोस्तों कोई भी गलत नहीं है। किसके लिए है? तो डच शक्ति के पतन के लिए। तो हमें बताया था कि डच शक्ति एंग्लो डच प्रतिद्वंदी में डचों की हार हुई। जब आप लोग को पता होगा बेदरा का युद्ध हुआ था बंगाल में, ठीक है, और इसमें क्या हो गया था? डच हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो ये भी एक पतन का कारण था। दूसरा, डचों का ध्यान मलय द्वीप समूह की ओर स्थानांतरित था। बिल्कुल सही। इनका ध्यान इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा था, जो कि मलय प्रायद्वीप पे था। तो इंडोनेशिया की तरफ मतलब ये पूरब की ध्यान कुछ ज्यादा ही देख लीजिए, इंडिया की भी पूरब देख लीजिए। वहीं पुर्तगाल का ध्यान कहाँ था? पश्चिम की तरह था। कहाँ? ब्राजील में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो देख लीजिए सही कथन क्या है। तो इसमें से सही कथन केवल एक है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ
महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है, 31 दिसंबर 1600 को। और इसमें कह रहा है कि इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का तक व्यापार का एकाधिकार मिल गया। नहीं, इसमें असल में 15 वर्ष का मिला। ये क्या मामला था, थोड़ा सा समझा दूं। मैंने बताया था ना, वो रॉल्फ फिंच जो 1591 में चला गया था, इसी के दिशा निर्देश द्वारा 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को स्थापना किया गया। और इसमें एलिजाबेथ ने इस चार्टर एक्ट में प्रावधान डाला कि आप जो कंपनी बनाया गया है उस कंपनी को 15 वर्ष का एकाधिकार देता हूँ। मतलब अब आपके इंडिया में कोई भी ब्रिटेन से कंपनी नहीं जाएगा व्यापार करने, आप ही छत्रवाद करोगे। तो कितने साल का दिया था, तो 15 वर्ष का। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन के बारे में बताइए। तो देख लीजिए गलत कथन कौन है। पहला गलत कथन क्या है कि 1612 में पुर्तगालियों के कैप्टन सर थॉमस रो को की जीत के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये पॉइंट गलत है। ये सर थॉमस रो नहीं थे, बल्कि कौन थे, थॉमस बेस्ट थे। तो नाम याद रखिएगा, सही नाम। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि 1612 में पुर्तगालियों पर कैप्टन थॉमस वेस्ट की जीत के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो पहला पॉइंट तो हो गया गलत। दूसरा, सर थॉमस रो, ये जो थॉमस रो ऊपर में लिखा गया उसके बारे में, रो आगरा, अहमदाबाद, भरूच में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर ली। तो बात सही है कि थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति प्राप्त की कि आगरा में हम कर सकते हैं, इलाहाबाद अहमदाबाद में कर सकते हैं, और भरूच में फैक्ट्री स्थापित करने का कर सकते हैं। बंबई पे कंपनी के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो सही कथन इसमें केवल एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय जिन्होंने इसे पुर्तगाली दहेज के एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था। तो पुर्तगाली से चार्ल्स द्वितीय ने प्राप्त किया था और इसे कंपनी को पट्टे पर दे दिया, और वो पट्टे का वार्षिक किराया था 100 पाउंड। क्वेश्चन में बता रहा है, ये गलत है। असल में मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे दे दिया था। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में आप लोग को गलत कथन बताने कह रहा है। तो बताइए गलत कथन कौन है। पहला कह रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ मद्रास में पूर्वी तट पर अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले ली। तो बिल्कुल सही है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ मद्रास ने पूर्वी तट पर अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले ली। तो ये पॉइंट सही है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मद्रास को क्या किया, एक चंद्रगिरी प्रमुख थे, उन्होंने 1649 में अंग्रेज को दे दिया। मद्रास को 1649 में अंग्रेज को दे दिया, चंद्रगिरी पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध में सही कथन बताने कह रहा है। तो इसमें से पहला और तीसरा सही हो जाएगा। देख लेते हैं पहला क्या कर रहा है कि कलकत्ता शहर का विकास बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांव, मैंने पहले ही बता दिया था, सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकाता को मिला के कलकत्ता शहर बसाया गया। सही बताए थे। किलेबंदी बस्ती का नाम 1720 में फोर्ट विलियम रखा गया। बस यही पॉइंट गलत है, क्योंकि ये 1720 में नहीं दोस्तों, ये काम हुआ था 1700 में। कब हुआ था, 1700 में। तो किलेबंदी बस्ती का नाम 1700 में फोर्ट विलियम रखा गया, और फोर्ट विलियम 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बना रहा। तो ये बात भी सही है कि फोर्ट विलियम 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बना रहा। 67 नंबर का प्रश्न देख लें। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में कितने युग में सही सुमेलित हैं। तो देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध में मैंने आप लोग को बताया कि कर्नाटक युद्ध के टाइम पीरियड हमने बता दिया था कि पहला जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1746 से लेके 48 तक के बीच, और दूसरा मैंने बताया था 1749 से लेके 54 के बीच, और लास्ट में हमने बताया था कि 1756 से 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चला था। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या गलत है, क्या है, सही है। तो अगर इसको 40 से 48 नहीं बल्कि 1746 से 48 करिएगा तो ये सही होगा, ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी युग्म सुमेलित सही नहीं है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन कौन है ये बताने कह रहा है। तो चलिए बताते हैं गलत कथन। इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में पेरिस की संधि के संबंध में। कह रहा है कि हम लोग को बात क्या करना है, अंग्रेज और फ्रांसीसी का एक संधि हुआ था, जिस संधि का नाम क्या था,
पेरिस संधि, इसके संदर्भ में बात करने का। तो देखिए बात करते हैं। कह रहा कि फ्रांसीसियों को भारतीय वस्तुओं का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि फ्रांसीसियों को भारतीय वस्तुओं का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति थी। ये तो सही है ना। हाँ, ये सही है। वस्तुओं को किलाबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बात भी सही था कि वस्तुओं को किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण कौन असत्य है। फ्रांसीसी कंपनी का जो पतन है वो उसके कारण क्या है। तो उसके कारण दोस्तों सी है कि फ्रांसीसी गवर्नर लाली की दूरदर्शिता। ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली काउंट डी लाली, इनका पूरा नाम था काउंट डी लाली। इनका ये दूरदर्शी नहीं थे, ये अदूरदर्शी थे। कैसा थे? अदूरदर्शी थे। पहला। दूसरा, ये कारण हैं थे। फ्रांस द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना। डुप्ले उस वक्त का दूरदर्शी गवर्नर था जिसको फ्रांस ने वापस बुला लिया। और दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों की सेना की तुलना में फ्रांसीसी सेना की कमी। तो ये बात भी सही था कि अंग्रेजी सेना यहाँ भारत में ज्यादा था और फ्रांसीसी सेना कम था। ऊपर से डुप्ले को भी बुला लिया गया जिसको अनुभव था भारतीय क्षेत्र में रहने का। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला कि डेन के संबंध में आप लोग को सही बताना है। तो पहला, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में 1616 में हुई स्थापना। मैंने बताया था 1616 में हुई और 1620 में उन्होंने तंजौर के पास ट्रैंकूवर में एक कारखाना स्थापित किया। तो ये तो पॉइंट देखने से लग रहा है कि बिल्कुल ही क्या है, सही है। देखने से क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है कि 1616 में कंपनी का स्थापना हुआ और 1620 में ट्रैंकूवर में, कहा ट्रैंकूवर में कारखाना स्थापित कर लिया। तंजौर के पास है, ट्रैंकूवर कहाँ है? तंजौर के पास। तो पहला तो बिल्कुल ही धराधर सही हो गया दोस्तों। दूसरा, उनकी बस्ती कलकत्ता के पास सेरामपुर में थी। तो ये भी पॉइंट सही है कि दूसरा जो बस्ती था उनका सेरामपुर में था। कलकत्ता, सॉरी, हाँ ये सही है। ये कहाँ था? सेरामपुर में था। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि ये पॉइंट सही है कि डेनिश कारखानों को 1820 में अंग्रेजों को बेच दिया गया। बेच तो दिया लेकिन 1820 में नहीं बल्कि 1745 में ही बेच दिया था। कब? 1745 में बेच दिया था। ठीक है। तो डेनिश कारखाना कब बेच दिया? तो 1745 में बेचा था अंग्रेजों को, 1820 में नहीं। डेन वाणिज्य, तो यानी ये पॉइंट गलत हो गया। डेन वाणिज्य के बजाय अपने मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। बिल्कुल गलत। इनको ये वाणिज्य नहीं ज्यादा करते थे बल्कि मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाना जाते थे। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, बांडीवास की लड़ाई के बारे में देख लीजिए। तो बांडीवास की लड़ाई के बारे में आप लोग को सही कथन बताने कह रहा है। तो चलिए बताते हैं सही कथन। पहला तो कह रहा है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध के निर्णायक जो लड़ाई हुआ 1760 में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के बांडीवास में अंग्रेजों ने जीती थी। तो ये जो बांडीवास है पहला याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश में। और ये बांडीवास का युद्ध भारत और सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुआ और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, फ्रांस हार गया। और कब हुआ? 1760 में हो गया। तो चलिए ये तीसरा कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत लड़ा गया। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों के जनरल जो आयरकूट थे, काउंट आयरकूट काउंट ने काउंट थॉमस एंडर डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना से पूरी तरह हरा दिया। बिल्कुल गलत। यहाँ पे काउंट डी लाली हार गए थे। कौन हार गए थे? लाली हार गए थे। और आयरकूट क्या हुए थे? जीत गए थे। आयरकूट क्या हो गए? तो जीत गए। ठीक है, ये जीत गए। तो आप लोग इतना पॉइंट याद रखेंगे। 71 नंबर प्रश्न से 72 देख लीजिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये कथन कौन सा सही है? देख लीजिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है कि फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही, आपको बताए तो थे 1668 में अंतिम में आया था। और PDEF इसका ट्रिक क्यों बताए थे? इसी क्वेश्चन के लिए तो बताए थे। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका कि लुई सुलेमान के शासनकाल के दौरान राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलवर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। इसमें सही बात गलत है। गलत क्या है? ये 16वां नहीं थे बल्कि लुई 14वां थे। कितने नंबर के थे? 14वां। इसलिए ऑप्शन एक सही हो गया। कह रहा है लुई 14वां के शासनकाल में ही राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलवर्ट थे जिन्होंने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 73 नंबर, रिश्विक की संधि। किसकी संधि? रिश्विक की संधि।
पर विचार करके सही कथन बताने कह रहा है। तो बताइए इसमें तीनों कहानी सत्य है। स्टेटमेंट रिपब्लिक की संधि में यह संधि डच और फ्रांसीसियों के बीच हुई, बिल्कुल सही है। यह संधि किसके किसके बीच हुई? तो डच और फ्रांसीसियों के बीच। और यह संधि 1697 में हुई, ये भी बात सही है। यह संधि कब हुआ? तो 1697 में हुआ। और इस संधि ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस दे दिया, तो ये भी बात सही है। इस संधि ने पांडिचेरियों को फ्रांसीसियों को वापस दे दिया। तो ये तीनों पॉइंट सही है। 74 नंबर में देख लीजिए, सही पुट बताने कह रहा है फर्रुखसियर के फरमान के संबंधित। तो फर्रुखसियर का फरमान, ये इस पे ध्यान देना है। इसमें से कह रहा है कि सही उत्तर कौन है, चुनिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश के लिए फर्रुखसियर के फरमान का प्रावधान था? तो पहला कह रहा है कि कंपनी के माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति दी गई। दस्तक का मतलब होता है पास से संबंधित, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो सही कह रहा है दोस्तों, सही उत्तर करने कह रहा है, तो पहला तो सही कह रहा है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई, ये भी बात सही है। इसमें ब्रिटिश के फर्रुखसियर के फरमान के प्रावधान से संबंधित है। पहला पॉइंट क्या कहा कि दस्तक प्रणाली भी जारी कर दिया गया। दस्तक प्रणाली माने दस्तक का मतलब होता है पास, जारी करने की अनुमति दी गई। और दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि जो कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि था, कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए लेने की अनुमति दी गई, माने कलकत्ता के आसपास की भूमि पर किराया भी लेगा अंग्रेज सरकार, अंग्रेज मतलब। और तीसरा में कह रहा है कि सूरत में 1 लाख रुपये की वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों की वसूली से छूट दी गई। ये पॉइंट गलत है, क्यों? क्योंकि 1 लाख नहीं बल्कि यहाँ पे 10,000 रुपया वार्षिक, कितना? 10,000 10,000 रुपया की वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों की वसूली से छूट दी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लड़ाइयों और शक्तियों पर विचार करें जिनके बीच यह लड़ी गई थी। तो पहला देखिए बांडीवास का युद्ध, ये आप लोग को पता होगा, ये कब लड़ा गया? 1760 में लड़ा गया। बेदरा का युद्ध आप लोग को पता होगा, 1759 में लड़ा गया। बक्सर का लड़ाई 1764 में लड़ा गया। और पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया दोस्तों? तो 1761 में। और बक्सर की लड़ाई 1764 में। बेदरा की लड़ाई 1759 में। और बांडीवास की लड़ाई 1760 में। अब देखिए बांडीवास का जो लड़ाई था वो बांडीवास का लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। और बेदरा की लड़ाई जो हुआ था डच बनाम अंग्रेज के बीच। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था वो हुआ था मराठा बनाम अब्दाली। बक्सर की लड़ाई हुआ था अंग्रेज बनाम शाह आलम द्वितीय। तो आप लोग ये पॉइंट को याद कर लेंगे, इतना तो आप लोग को याद हो ही गया होगा। पूछ रहा है यूरोपीय शक्तियों और उनके स्थापित पहली फैक्ट्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही सम्मिलित करें। मैंने ये आप लोग को पहले ही बता दिया था पहला कारखाना के रूप में इस वाले टेक्निक से, कि पुर्तगाली ने अपना पहला कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था। कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में। और डच कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेज लोग कहाँ किए थे? तो अंग्रेज लोग किए थे सूरत में। और डेनिस लोग ट्रंकवार में किए थे, ट्रंकवार में किए थे, ये आपको याद होगा। और फ्रांस भी सूरत में। तो मिला लीजिए, कह रहा डच मसूलीपट्टनम, अंग्रेज सूरत। ये वाला गलत है कि फ्रेंच, क्योंकि मैंने बताया था सूरत में। कोचीन में कौन किया था? तो पुर्तगाल किए थे। तो इतनी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें से केवल 2 ही पेयर सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन आप लोग को बताना है। तो देख लीजिए कि इसमें से असत्य कथन कौन है। पहला कह रहा है कि अंग्रेज कंपनी के प्रथम राजदूत कैप्टन हॉकिंस थे। तो वो क्या थे? क्या? तो हाँ थे। ये जो थे वो 1608 ईस्वी में थे। अंग्रेज कंपनी के प्रथम राजदूत कैप्टन हॉकिंस थे 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत थे, बिल्कुल सही।
ये जो हॉकिंस थे ये किसके राजदूत थे? तो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था, बिल्कुल ही सही। हॉकिंस को अकबर ने खान की उपाधि प्रदान की। जब हॉकिंस भारत आए तो उस वक्त 1608 ईस्वी हो गया था, और 1608 में के टाइम पे जहांगीर शासन कर रहे थे, ना कि अकबर। अकबर तो 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो खान की उपाधि भी कौन देंगे? जहांगीर ही देंगे। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शासन की व्यवस्था, यूरोपीय शासन की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार करके आप लोग को बताना है गलत कथन। तो देखिए गलत कथन क्या है। गलत कथन दोस्तों केवल दूसरा होगा। अब क्यों होगा देख लीजिए। यूरोपीय शासन के संबंध में कह रहा है, सहायक संधि के विचार के पीछे पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले का था। ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल ही सही है। मैंने बताया था शुरू में ही कि डुप्ले ही असल में सहायक संधि के विचार के पीछे थे। तो ये पहला तो क्या था? सही। दूसरा कह रहा है, डुप्ले के उत्तराधिकारी गोडियो ने अंग्रेजी सत्ता का सामना करने की नीति अपनाई। ये गलत है। अंग्रेजी सत्ता का सामना करने की नीति नहीं अपनाई थी, उन्होंने अंग्रेज के साथ बातचीत करने की नीति अपनाई थी। क्या करने की? बातचीत करने की, गोडियो ने। बस यही इनसे गलती हो गया। जहां डुप्ले सामना करते थे, ये बातचीत करने का का कोशिश की। तीसरा पॉइंट सही है कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा गुजरात के बहादुर शाह के समकालीन थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि पुर्तगाली के जो गवर्नर थे नीनो द कुन्हा, वो गुजरात के बहादुर शाह के समकालीन थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही क्या है ये आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए सही कौन है। सही दोस्तों 2 और 3 सही होगा, पहला गलत होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध डच और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ, जबकि आप लोग को पता है ये ब्रिटेन के बीच में हुआ था, मैंने अंग्रेज के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और फ्रांस के बीच में। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा तीसरा सही कह रहा है कि हम आपको आपको ट्रिक याद करवाए थे। ए पापे, ए का मतलब हो गया एक सलापेस की संधि, जो कि पहला में, और पांडिचेरी की संधि दूसरा में, और तीसरा में पेरिस की संधि। तो यहाँ कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो कौन सा संधि होगा? एक एक लापेल की संधि। तो सही हो गया। सेंट थॉम की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक और लड़ाई लड़ी गई, सेंट थॉम का लड़ाई। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 80 नंबर। अब कालानुक्रम सजाने कह रहा है। तो बांडीवस का युद्ध अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कितना में बताया था? 1760 में बताया था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था? 1749 से 53 बताया था। और पेरिस की संधि कब बताया था? तब होगा जब ये तीसरा युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होगा। मैंने ये आप लोग को बताया था ना, पेरिस की संधि, वही पूछ रहा है पेरिस की संधि। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 से 63 के बीच में चला था ना, तो 63 में खत्म हुआ, तो 63 में संधि होगी। चौथा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी आप लोग को मैं बता चुका था, 31 दिसंबर 1600 के। ठीक है, अब इसी के अनुसार क्रम के अनुसार सरिजा लीजिएगा, तो आएगा ऑप्शन सी, देख लीजिएगा। डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को किस वर्ष जीता? तो वो जीता 1658 में। डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को 1658 में जीता। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के बारे में संबंधित वर्ष की सूची 1 से सूची 2 में मिलान करने कह रहा है। तो चलिए मिलान करिए। जब मिलान करिएगा तो आंसर आएगा 4 3 2 1। मतलब दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, हम बताए हैं 1611 की इजाजत में मिली थी। दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के लिए इजाजत कब मिली? 1611 में मिल गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल 1668 की स्थापना, सॉरी ये कुछ गड़बड़, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल 1668, ये क्या है, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, हम बताते हैं क्या मिस्टेक है, आप लोग को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा गलत पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो 1651, 1623, 1668, 1611 जो देख रहे हैं, असल में ये सब ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन है मतलब सूची 2 के हैं, सूची 2 में केवल ये डेट ही है दोस्तों। तो कहिएगा ये क्या है, अब बताता हूँ ये क्या है।
ये मछलीपट्टनम पट्टनम में जो लिखा है मछलीपट्टनम में स्थापित की, इसको उठाइए और यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। मतलब अब पढ़िए, दक्षिण में अपनी मछलीपट्टनम में सॉरी हाँ दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। क्या है, थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया, ऐसे पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ और समझिएगा। दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया। उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल के हुगली नगर में बंगाल के हुगली नगर में नगर नगर की इजाजत मिल गई। बंगाल के हुगली नगर में व्यापार करने की इजाजत मिल गई। तो ये इस तरीके से आप याद करेंगे। मतलब दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित कब किए? दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करने की कब किया गया? तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि 4-3-2 होगा। मतलब दक्षिण में अपनी मछलीपट्टनम में सॉरी दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित 1611 में मिली। ये वाला नहीं पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है इसके साथ मिला के। बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई। सिर्फ डेट पढ़ना है इधर से, ठीक है। आपको अगर इधर दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई द्वीप को कब प्राप्त किया? तो वो 1668 में प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई को द्वीप प्राप्त किया 1668 में। उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1623 में हुई। उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1623 में, एक्चुअली यहाँ 1623 में होना चाहिए, यहाँ पे 1633 होना चाहिए। आप लोग भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। 1633 देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डेट भी गड़बड़ दे रखा है। बंगाल में हुगली पर नियंत्रण करने के लिए 1651 में मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई दोस्तों, कब हुई? तो ये प्राप्त हुई थी 1698 में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई? 1698। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाई? तो वो अपनाई रॉबर्ट क्लाइव ने। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाई? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? फ्रांसीसी डे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसीसी डे। और जॉर्ज चर्नॉक आप लोग को पता होगा, कलकत्ता शहर के संस्थापक थे, कलकत्ता शहर के जॉर्ज चर्नॉक। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ यूरोपीय कंपनी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए, गोवा पुर्तगाली, गोवा किससे संबंधित है? पुर्तगाली से। मद्रास मद्रास किससे संबंधित है? फ्रेंच से। ट्रांक्वेयर संबंधित है डेनिश से, यानी डेन से। और पांडिचेरी डच से। डच किससे संबंधित है दोस्तों? तो पांडिचेरी से, पांडिचेरी से। और डच के बाद फ्रेंच किससे संबंधित है दोस्तों? तो फ्रेंच संबंधित है मद्रास से। फ्रेंच किससे संबंधित है? मद्रास से। फ्रेंच के बाद आ जाता है नंबर पुर्तगाली, पुर्तगाली संबंधित है गोवा से। ये सब अधिकार में रहे थे इनके। और एक है डेनिश, यानी डेन, डेन संबंधित है ट्रांकेवार से, ट्रांकेवार से। आप लोग भूले में नहीं, याद रखिएगा। भारत की यात्रा करने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो वो कौन था? कार्नेलियस हॉटमैन। कौन था? कार्नेलियस हॉटमैन। देखिए, ये इस हॉटमैन को ना कभी कभी एग्जाम में हेस्तेमान भी दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हेस्तेमान। तो आप ये भी याद रखिएगा, कार्नेलियस हेस्तेमान भी कहा जाता है। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया? सोचिए, ये मुगल शासक ऐसा था, अंग्रेजों को भी नहीं बख्शा। कौन हो सकता है? औरंगजेब हो सकता है। 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा दिया। उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गई। तो कौन से बातें सम्मिलित की गई? ये बता रहा है कि 1717 में फर्रुखसियार ने मैग्ना कार्टा दिया था अंग्रेजों को। उसमें देखिए क्या क्या बातें किया गया था। बातें किया गया, शुरू के 3 पॉइंट बात किया गया था। पहला बात किया गया था दोस्तों कि बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया। बंगाल में क्या वसूलने का अधिकार दे दिया? तो राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। दूसरा पॉइंट कहता है कि मात्र 30,000 वार्षिक कर के बदले, कितना?
30,000 वार्षिक कर के बदले समझिए कि बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। कब? 30,000 मात्र वार्षिक के दर से, मात्र 30,000 रुपया में समझिए बंगाल भेज दिया एक तरीके से। अब बंगाल में राजस्व भी वसूलने के लिए बोल दिया। और तीसरा करा मात्र 10,000 वार्षिक कर रुपया से 10,000 वार्षिक के बदले उसने सूरत में मुक्त व्यापार करने की घोषणा कर दी। सूरत में मुक्त व्यापार करने के लिए छूट दे दी। अब ये तीनों पॉइंट हो गया क्या सही, चौथा गलत हो गया। चौथा में कह रहा है कि मद्रास में कंपनी के सिक्कों को वैध कर दिया, ये भी गलत है। एक्चुअली में बंबई में, कहा? बंबई में कंपनी के सिक्कों को वैध कर दिया गया। और जानते करते हैं जिसका एक बार सिक्का चल गया वो उसका पूरा दुनिया ही जमाना ही चलेगा। तो मद्रास में नहीं ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बंबई में। तो ये चारों पॉइंट 1717 के एक्ट से के सुनहरा फरमान से आप लोग याद रखिएगा। सुनहरा फरमान नहीं, एक्चुअली ये मैग्ना कार्टा था। अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर। अंग्रेजों के भारत में सफल होने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण थे? अंग्रेज जो भारत में सफल हुए उसके क्या कारण थे? आप लोग को सत्कथन बताना है। तो जो कारण थे सारे के सारे थे कि उसके पास, अंग्रेजों के पास ना बहुत ही अच्छा शाही नौसेना था और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति थी। परिणाम में धर्म के प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाया। शुरू में जब अंग्रेज लोग आए तो धर्म के प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाया, वही पुर्तगाल ने अपनाए थे। भारतीय क्षेत्रीय शासकों का में समन्वय का अभाव था। ये भी बात सही है कि भारतीय क्षेत्रीय जो शासक थे उनमें समन्वय का अभाव था। किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ जाए तो काट काट कर मार डालेगी? ये कह अलीवर्दी खां ने, ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। तो आपको बताना है कि किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कौन सा सही है। सुनहरा फरमान 1664 में नहीं दोस्तों, बल्कि 1632 में। 16 दूनी 32 याद करके रखिएगा। सुनहरा फरमान कब दिया गया था? तो 1632 में दिया गया था। और फारूकसियर का मैग्ना कार्टा 1715 में नहीं दोस्तों, 1717 में आया था। फारूकसियर का मैग्ना कार्टा 1717 में और गोलकुंडा का सुनहरा फरमान आया था 1632 में। थॉमस रोक की मुगल दरबार में आना 1625 नहीं बल्कि 1615 में आया था। ठीक है, 1615। और औरंगजेब द्वारा ब्रिटेन के कंपनी पर जजिया कर कब लगाया गया? 1680 में। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि सुनहरा फरमान 1664 में, फारूकसियर का मैग्ना कार्टा 1717 में, थॉमस रोको मुगल दरबार में आना 1615 और औरंगजेब द्वारा ब्रिटेन कंपनी पर जजिया कर लगाना 1680 में। डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित किया था कब? तो तमिलनाडु में, ट्रैंकोवर में। डेनिस ने ट्रैंकोवर में 1620 में लगाया पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रैंकेवर में। कोई पूछे कि दूसरा फैक्ट्री भी बता ही दीजिए तो 1676 बता दीजिएगा। और फिर कहाँ पर? तो श्रीरामपुर में। और श्रीरामपुर कहाँ है दोस्तों? ये कोई पूछ ले तो बता दीजिए बंगाल में। तो आप लोग बता दीजिए कि बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरा फैक्ट्री लगा दिया जी। और क्या पूछ लेगा? और कुछ नहीं पूछेगा डेनिस से। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएं 94 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि कालानुक्रम सही बताइए जी। तो सही बताने चलिएगा। तो बताइए कि फ्रांसीसियों द्वारा मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया? तो ये तो बहुत ही आसान है, 1669 में। 1668 में आए और सूरत में फैक्ट्री लगा दिया और 1669 में ले दे के मछलीपट्टनम भी पहुंच गए। और माहे पर फ्रांसीसी का अधिकार कब हो गया? तो माहे पर उन्होंने जो अधिकार किया 1724 में माहे पर अधिकार कर लिया। और डचों द्वारा फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब छीना गया? अब फ्रांसीसी के पास देखिए पांडिचेरी था, उस पे नजर था डचों का और डच ने छीन लिया। और कब छीना? 1693 में छीन लिया। कब छीना? 1693 में। अब क्या किया कि फ्रांसीसियों द्वारा मॉरिशस को भी फ्रांसीसी ने नहीं छोड़ा और उसने 1721 पे कब्जा कर लिया, 1721 में। बाकी आप लोग मिलान लगा लीजिए, इसका डेट है 1669। चलिए, सेंट थॉमे के युद्ध में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। तो जो असत्य कथन होगा इसमें से कोनो नहीं है। सेंट थॉमे की जो लड़ाई है
1746 में लड़ा गया। सेंट थॉमे की लड़ाई 1746 में लड़ा गया। और इसमें फ्रांसीसी कंपनी, किसने? फ्रांसीसी कंपनी की छोटी सेना, फ्रांसीसी कंपनी के पास कैसा सेना था? तो छोटी सेना था, छोटी था, ठीक है, का युद्ध फ्रांस का सेना का युद्ध किससे हो गया? तो नवाब नवाब अनाबरुद्दीन के साथ हुआ, अनाबरुद्दीन के साथ हुआ। और ये छोटा मोटा नहीं था अनाबरुद्दीन का सेना, ये बहुत ही सेना बड़ा था। कैसा था? बड़ा था फ्रांस की अपेक्षा। तो सेंट थॉमे का युद्ध याद करिएगा। अब आप लोग को बताना है एक तरफ कंपनी का नाम और दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष, कौन सी कंपनी का स्थापना वर्ष कब हुआ था, ठीक है। देखिए डच फैक्ट्री की जो स्थापना हुआ था, डच फैक्ट्री की स्थापना वो कब हुआ था? अच्छा, ये सवाल कह रहा है कि बिहार में यूरोपीय कंपनी की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है भारत में यूरोपीय, भारत में नहीं बल्कि यूरोपीय कंपनी बिहार में कौन कौन पहले आया, मतलब किसने किसने फैक्ट्री कब लगाई। तो आप इसके लिए कैसे याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले दोस्तों डच आए थे, तो याद रख लेंगे डच। फिर किसने आया था? फिर दोस्तों इंग्लिश आए थे, यानी पीडी, उधर से याद कर रहे थे, डी ई याद रख लीजिए और डी लास्ट में याद रख लीजिए, मैंने डेड याद रख लीजिए, डी ई डी, डेड। डेड का मतलब डच, दूसरे का मतलब डेनिश। अब पूछिएगा कि कौन पहले होगा, तो देखिए डच दो शब्दों का, डेनिश तीन शब्दों, तो दो के बाद तीन आता है, आप ऐसे याद रख लीजिए। और ये तो जानबे करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आए। मैं यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ, पूरा याद रख लीजिएगा, इधर उधर भटकिएगा मत, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डच जो आए थे 1632 में, 16 दूना 32। और इंग्लैंड जो आए थे, मैंने अंग्रेज वाले जो आए थे 1651। और जो डेनिस आए थे वो आए थे 1774। याद हो जाएगा। तो देखिए डच, डी डी याद रख लीजिए, डेड। तो डी का मतलब डच, डच 1632, डेनिस 1774 और 1651 में कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि जो डच थे वो अपनी फैक्ट्री बिहार के कहाँ पे लगाए थे? तो पहले तो ये जान लीजिए कि तीनों ही पटना में ही फैक्ट्री लगाए थे। और पटना में डच, ये जो पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ना, पटना पटना कॉलेज का यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, मैंने पटना यूनिवर्सिटी, इसका जो उत्तरी सीमा है, जो देखिएगा वो डच का बिल्डिंग है। पटना यूनिवर्सिटी का जो गंगा किनारे जो है ना उत्तरी सीमा, उत्तरी बिल्डिंग, वो इमारत, वो डच का ही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए अशोक राजपथ में पहुंच गया पटना। अब अशोक राजपथ से ऐसे चलते जाइए, चलते जाइएगा तो गाय घाट आएगा, गाय घाट के बाद आ जाएगा गुलजार बाग, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को याद रखना है दोस्तों। तो गुलजार बाग पहुंच गया। अच्छा, गुलजार बाग में आज क्या है वर्तमान में? यहाँ एक क्या उसको बोलते हैं गुलजार बाग में, बताता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस है, जो आज के डेट में यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों। क्या है? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। और सर्वे कार्यालय भी है, वो वहां पर उसका फैक्ट्री था। और डेनिस का था। अब गुलजार बाग से फिर आगे बढ़ते चल जाइए, अब बढ़ते चल जाइएगा तो आ जाएगा पटना सिटी उसी रास्ते में। तो पटना सिटी जैसे आ जाइएगा तो पटना सिटी में जो आज नेपाली कोठी के नाम से जानते हैं, वही डेनिस का कोठी था। नेपाली कोठी को ही डेनिस कोठी कहा जाता है। ये तीन, इससे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो ये वाला वीवीआई है चार्ट, ठीक है। अगला 96 नंबर, 7 नंबर, देखिए अभी जो ऊपर में मैंने बताया वो पूछ रहा है सर, कह रहा है कि डचों का व्यापारिक केंद्र वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में स्थित था। अभी अभी तो मैंने बताया। दूसरा कह रहा है डेनिस द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में था। अभी अभी तो बता दिया। अंग्रेजों ने पटना सिटी के नेपाली कोठे में, यहाँ पर सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है, मतलब हमने सही आपको जो याद करवाया वो सही याद करवाया है। बल्कि पूछा कि कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें से केवल एक ही कथन सत्य है, जो कि पहला है कि डच की व्यापारिक केंद्र कहाँ है? तो पटना कॉलेज में। लेकिन अंग्रेज का जो व्यापारिक कोठी था वो गुलजार बाग पटना स्थित था, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। और डेनिस का था जो पटना सिटी के नेपाली कोठी में था, उल्टा था इसमें, जो मैंने सही बताया था। 98 नंबर, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया? तो वो स्थापित किया था दोस्तों, किसने? पटना में सबसे पहले। तो मैंने ट्रिक भी बता दिया था कि कैसे याद रखना है। डच ने, डी ई डी का ट्रिक मैंने बता दिया था, डेड मतलब डच, लास्ट में डेनिस और ईस्ट इंडिया कंपनी। 99 नंबर, कह रहा है कि उपरोक्त कथनों पर विचार करिए और अंग्रेजों की भारत को देन माने जाते। मैंने अंग्रेज भारत में क्या दिए थे? क्या वो दिए थे कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन हो? तो ये बिल्कुल ही नहीं दिए थे, ठीक है।
कि ये क्या दिए थे, तो बिल्कुल नहीं दिए थे। कौन दिया था, तो ये मुगल ने दिया था, ठीक है। दूसरा कह रहा है, यानी ये गलत हो गया। युद्ध में चलती फिरती तोप, ये तो आपको पता है कि मुगल ने, सॉरी, ये तो बाबर का देन है, ये तो आप लोग को पता है, तो ये भी गलत हो गया। तंबाकू और लाल मिर्च, ये भी आपको पता है कि पुर्तगाल के द्वारा आया था, मतलब अंग्रेज हम लोग को कुछ नहीं दिए, खाली लेके गए, लूट के गए। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देख लेते हैं। यूरोपीय शक्तियों से भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा पुनः प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करके कौन सा कथन गलत है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए यूरोपीय शक्तियों के बारे में सबसे पहले कह रहा है कि 1954, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1954 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीप को पुनः अपने अधीन कर लिया, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। ये 1954 में नहीं हुआ था, ये दोस्तों 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। पुर्तगाल से, किससे, पुर्तगाल से क्या क्या छीना गया, तो पुर्तगाल से छीना गया गोवा और दमन और दीप छीना गया, ठीक है, दमन और दीप छीना गया, तो 1961 याद करिएगा। और 1954 से याद रखिएगा कि फ्रांस से छीना गया, और फ्रांस से किसको छीना गया, तो पांडिचेरी को छीना गया, जो पांडिचेरी ले लिया था। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट गलत है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट संख्या ये खत्म हो गया। ये है दोस्तों प्रखर बैच का जो विक्टोरिया के द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला सेट खत्म हो गया, आप लोग से मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नए राज्यों का उदय से लेके, और नए नए राज्यों का उदय एक टॉपिक ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देख के रहते हैं, है ना। लेता हूँ आप लोग से विदा, बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर हाँ, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, इसके लिए आप लोग हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।